नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी मेरे साथ रोज की तरह रविवार को छोड़कर। दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पिछले 24 घंटों में बिहार में एक तूफान खड़ा है और इसलिए हमने कहा कि रविवार को छोड़कर देखिए, इस पर चर्चा तो कल ही आवश्यक थी, लेकिन यह तूफान आगे ही बढ़ता जा रहा है और इसके कई कारण भी हैं। कारण क्या है? राजनीतिक कारण है और चुनावी समीकरण की बात है। नीतीश कुमार इधर के दिनों में नीतीश कुमार की सेहत को लेकर कितने सवाल हुए। नीतीश कुमार इन दिनों अत्यधिक सक्रिय हो गए, अति सक्रियता। रोज घूम रहे हैं, रोज निरीक्षण कर रहे हैं, रोज निर्देश दे रहे हैं। भाषण भले न दे रहे हो, लेकिन कौन सा काम, कहां का काम, इसकी चिंता है और कब कहां पहुंच जाएंगे, औचक निरीक्षण भी, जिलों की यात्रा भी, सब कुछ शुरू कर चुके हैं। मतलब चुनाव लड़ने के पहले जितनी तैयारियां होती हैं और जितने काम कराए जाने होते हैं, उसमें 100% नीतीश कुमार लगे। यह बात तेजस्वी यादव को समझनी होगी यदि बिहार को ठीक से लड़ना है। प्रशांत किशोर लगता है कुछ रणनीतिक बदलाव में लगे हैं, इसलिए वे अभी खामोश हैं। लेकिन तूफान जिस बात को लेकर खड़ा है, वह पता नहीं कई पॉलिटिकल पंडित किस तरीके का समीकरण जोड़ लेते हैं। कई दर्शकों ने हमसे सवाल किया, इसलिए मुझे लगा कि यह बात आपसे समझी जानी चाहिए। कहा क्या जा रहा है, पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में चर्चा क्या हो रही है कि महाराष्ट्र के नतीजे जब से आए हैं, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड में थोड़ी बेचैनी। तो नतीजे आए, एनडीए की सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, क्योंकि बीजेपी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा गया था, उनकी पार्टी छोटी हो गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। अब देखिए, इसे लेकर ही कयास लगाया जाने लगा। वैसे हम लोगों ने देखा है 2020 में जब नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए थे, बीजेपी आगे थी, फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उस वचन को पूरा किया। नीतीश कुमार तो चाहते नहीं थे कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले, जैसा वे कहते हैं कि उन्हें फिर से बागडोर सौंपी गई। तो लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में चर्चा हो रही है कि देखिए, चुनाव जब कभी हो, चुनाव पहले हो जाए, चुनाव समय पर हो जाए, क्या इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें जीत सकती है? और यदि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड से अधिक सीटें जीतती है, तो क्या चुनाव बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ग्रहण लग जाएगा, बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? कई लोग यह भी कहने लगे हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग कहकर करके, कि चिराग पासवान किंग मेकर बन जाएंगे। लेकिन हमारी समझ है, आपकी समझ आप बताएंगे। हमने कई नेताओं से बातचीत की, उनका कहना है कि देखिए, महाराष्ट्र की बात अलग है और फिर आप 2010 में जो बिहार में चुनाव हुए थे, उसकी बात भी अलग है। अब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होगा, वह कहां बड़ा अंतर वाला है। बात तो 100 और 101 की हो रही है। ऐसे में जो पॉलिटिकल ड्राइंग रूम में थ्योरी चल रही है, वह महाराष्ट्र की थ्योरी से मैच नहीं खाती है। मतलब फिर से नीतीश कुमार जिधर होंगे, नीतीश कुमार के बगैर कोई सरकार बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जोड़ घटाव करने वाले गणितज्ञ, जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वह टिप्पणियां करते रहते हैं और कई पोर्टल्स पर, कई वेबसाइट पर हमने खबरें भी देख ली कि देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। आपका अभिमत क्या है अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो मतलब महाराष्ट्र से बिहार की तुलना किसी तरह से नहीं हो सकती है। जी। पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब महाराष्ट्र में बिहार का फॉर्मूला नहीं चला, हम्म। तो महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में कैसे चलेगा, उसका कोई बिल्कुल। आधार नहीं है। मतलब ये मतलब कंपेयर करना संतरे को सेब से कंपेयर करने वाली बात है। ये कोई तुलना नहीं बनती है। हम्म। देखिए, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की टीम ने कहा ना कि बिहार फॉर्मूले पर हमको बना दीजिए। कि बिल्कुल। जिस तरह से बिहार में आपने नीतीश कुमार को बना रखा है कि उनको कम एमएलए हैं, फिर भी वो मुख्यमंत्री हैं।
तो हम्म, बीजेपी ने आउटराइटली खारिज किया कि बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव हम लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा था। ये जी, कह के लड़ा था कि एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हम्म, जबकि महाराष्ट्र में इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं था। महाराष्ट्र में हमने ये कह के नहीं चुनाव लड़ा, हमने कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो हम्म, पहला अंतर तो यही आएगा ज्ञानेश्वर जी, चुनाव के 1 साल पहले ही बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो गया है। अभी बिल्कुल, चुनाव की घोषणा पता नहीं कब होगी, चुनाव हम्म, नवंबर में होगा कि अप्रैल मई में, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित है एनडीए की तरफ से कि एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। जी। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। जब ये भारतीय जनता प्रधानमंत्री पार्टी स्पष्ट कर चुके हैं बीजेपी के कर चुके तमाम हैं, नेताओं के बीच में। जब बिल्कुल। प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, पहली बार बिहार आए, तो उन्होंने सभी भाजपा के नेताओं को कह दिया, जो कुछ बोल भी रहे थे, कुछ दूसरी बात भी सोचते थे, कि नहीं, नीतीश कुमार ही नेता। और यह बात उस दिन ही तय हो गई थी जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म होने के बाद एनडीए की सरकार बन रही थी। अमित शाह के घर रात को मीटिंग हुई थी और कई नेताओं को आपत्ति थी, लेकिन फिर भी जो फैसला था आलाकमान का फैसला है। हाँ, तो वो बीजेपी पहले स्पष्ट कर चुकी है और नीतीश कुमार इस तरह से, नीतीश कुमार को कोई उनकी मजबूरी नहीं है बीजेपी के साथ जाने की। जी, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ नहीं जाना है। हम्म, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री थे ही आरजेडी के साथ भी। बिल्कुल, बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत थी कि लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करें और अपनी जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो 16 सीटें जीते थे उसको बचाएं। ये उनकी मजबूरी थी कि जो 17 सीटें पहले से थी उसको बचाएं। जी, तो वो आए थे और यही फॉर्मूला होता है हमेशा, जो भी नीतीश कुमार के साथ आएगा उनको मुख्यमंत्री मानना होगा। फिर हम्म, प्रधानमंत्री जब यहाँ दिल्ली में सारी चीजें तय हो गई, फिर प्रधानमंत्री जब गए बिहार, उन्होंने अभी भी लोकसभा चुनाव के बाद भी जब वो गए नालंदा, उन्होंने सभी नेताओं को कह दिया अपनी पार्टी के कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा। और प्रदेश के तमाम नेता भी, जिसमें जो बाकी लोगों का तो कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नेता है वो जी, लगातार कह रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कई बार कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और एक गठबंधन के नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। तो हम्म, महाराष्ट्र में जो बात हुई, जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की बात हो रही है, उस फॉर्मूले का कोई जिक्र बिहार में नहीं है। बिहार में सीएम का चेहरा घोषित है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो वो मुख्यमंत्री जी, होंगे। अब आइए, जो दूसरी बात आपने कही कि महाराष्ट्र का फॉर्मूला कैसे बिहार में नहीं लागू होगा। हम्म, महाराष्ट्र में 150 सीटों पर लड़ी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, 188 में से 149 सीटों पर, 150 कहिए उसको, 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और हम्म, बची हुई 138 सीटों पर बाकी दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी, जिसमें दो सौ 54 सीटों अट्ठासी में पर, से 149, 288 में से 149। हाँ, 288 में से 149, और बची हुई जो 138 सीटें हैं, बची हुई हम्म, 138 सीटें जो हैं, जी, उनमें बची हुई 138 सीटों में बाकी दोनों सहयोगी चुनाव लड़े। हम्म, 54 के करीब सीटें अजीत पवार के एनसीपी की थी और बाकी सीटें 82-84 एकनाथ कुछ सीट शिंदे थी की। जो शिवसेना की थी, जो चुनाव लड़े एकनाथ शिंदे की। तो जी, 138 पर बाकी दोनों एलआई पार्टनर चुनाव लड़े, 149 पर अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी। तो हम्म, जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होना ही था। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई, उसने 132 सीटें जीती, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। हम्म, 2014 का अपना ही रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ा, उस समय उसको 125 सीट आई थी। तब भी वो 150 सीटों पर लड़ी थी, 154 सीटों पर। बिल्कुल, तो अब जब वो इतनी सीटें लड़ेगी और दूसरी पार्टी जो होगी, गठबंधन की जो दूसरी पार्टी होगी, उससे 50 सीट कम लड़ेगी, हम्म, तो फिर बराबरी का कोई सवाल नहीं उठता है। बिहार में क्या है, जेडीयू और बीजेपी दोनों पार्टियां लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जी, ये हो सकता है कि एक सीट से, जैसे लोकसभा चुनाव में एक सीट से बड़ा भाई बीजेपी को माना गया, उस हम्म, तरह से विधानसभा चुनाव में एक सीट से, 2 सीट से बड़ा भाई जेडीयू को माना जाए, क्योंकि जी, नीतीश कुमार ये भी चाहेंगे। हम्म, ये कंफ्यूजन नहीं रखना चाहेंगे नीतीश कुमार, जो महाराष्ट्र में जो कंफ्यूजन कांग्रेस के अलायंस में हुआ, वहां बिल्कुल, भी अगर वहां ये बात चलती रही कि आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अनाउंस कर दीजिए या उनको एक सीट ज्यादा लड़ने दीजिए, तो हम्म, आपके आपके पक्ष में नतीजे आ सकते थे। ये अभी भी ये समीकरण चल रहा है। तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि उनका नाम घोषित हो, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर लड़े और उनकी पार्टी एटलीस्ट एक सीट ज्यादा लड़े, ताकि बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन जनता के मन में ऐसे भी नहीं रहे कि बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और घोषित होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो जी, जब दोनों पार्टियां बराबर चुनाव लड़ेंगी, तो दोनों के सीटों में इतना अंतर नहीं होगा, या हम्म, किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं आएंगी कि वो अकेले या किसी छोटी पार्टी के साथ सरकार बना सके, या बिल्कुल, दोनों के सीटों में इतना अंतर नहीं होगा, या दोनों को उसी अनुपात में सीटें आएंगी कि सरकार बनाने के लिए दोनों को मिल करके ही साथ रहना होगा। जी, और दूसरी बात, आप 2010 में देखिए, नीतीश कुमार बहुमत के लगभग नजदीक पहुंच गए थे। उस समय वो 115 चाहते तो बिना बीजेपी के सरकार बना सकते थे। अल्पमत की सरकारें चलती हैं इस देश में। जी, नरसिंह राव ने अल्पमत की ही सरकार चलाई, 5 साल 145 एमपी लेकर के सरकार चलाते थे, चलाई, और जब कोई बिल आता था, बहुमत की जरूरत होती थी तो मैनेज किया जाता था।
इस देश में अल्पमत की सरकारें भी चलती हैं, हमेशा जरूरत नहीं है आपको बहुमत साबित कर दिया आपने 272 दिखा दिया। तो उस समय नीतीश कुमार चाहते तो अल्पमत की सरकार भी चला सकते, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उस समय तो अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे वो, बिल्कुल। तो उन्होंने नहीं किया। वो बीजेपी के साथ सरकार बनी, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने, जो पुराना फॉर्मूला था वो चलता रहा। यही रिपीट हुआ जब नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए, तब भी घोषित किया गया था, तो वो मुख्यमंत्री बने और उनकी सरकार, उनके नेतृत्व में सरकार बनी, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री बना। तो उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, और सीटें इतनी नहीं आएंगी किसी भी पार्टी को कि एक दूसरे के बिना दोनों सरकार बना सके। बिल्कुल। फिर नीतीश कुमार को अगर ये करना होगा कि हम आरजेडी के साथ जाएं, तो हमको जहां तक लग रहा है अगले चुनाव में ज्ञानेश्वर जी, अगर यही स्थिति रही, आरजेडी की यही राजनीति रही, तो उसको इतनी सीटें नहीं आएंगी कि वो मिलकर के सरकार बना सकें नीतीश कुमार के साथ। जो आज की स्थिति है, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव जितने लापरवाह हुए पड़े हैं और ये मान रहे हैं कि अभी 1 साल है जिसको चुनाव लड़ना होता है। हम ऐसे भी नेता देखे, ऐसे नेताओं से बात हो रही है जिनको लग रहा है कि अब कहां समय बचा, जो कहते हैं कि अब कहां समय बचा, अब तो चुनाव सर पर आ गया। तो इंडिविजुअल जो विधायक जीतना है वो कह रहा है कि चुनाव सिर पर आ गया, वो अपनी तैयारी में लग गया, और जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव सिर पर आ गया। वैसे भी देखें अजीत जी, देखिए सीट बंटवारे की बात फिर से एक बार कर लेते हैं। एनडीए के भीतर ही मुझे लगता है 100 और 101 से कम पर ये दोनों नहीं मानेंगे। तो 100 और 101 आपकी स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगी? ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि आप 5 उम्मीदवार दिए और 5 के 5 जीत गए, जैसा चिराग पासवान ने परफॉर्म किया। तो 100 में आप 70% स्ट्राइक ले लेंगे, 80% स्ट्राइक रेट ले लेंगे। और यहाँ इस बात की चर्चा भी आवश्यक है, जो पॉलिटिकल पंडित इस जोड़ घटाओ गुना भाग को जोड़ रहे हैं, उनका मानना यह है कि बीजेपी बड़ा भाई इसलिए बन सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में 2020 का लोग उदाहरण दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह आसानी से बीजेपी के उम्मीदवारों की ओर ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक है खासकर सबन, वह आसानी से जेडीयू के उम्मीदवारों को प्राप्त नहीं होता है। इसका उदाहरण 2020 का चुनाव परिणाम दिया जा रहा है, जिसके फैक्टर चिराग पासवान रहे। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत बड़े अंतर की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते हैं ना, जब चिराग पासवान इधर उधर न हो या फिर प्रशांत किशोर का जादू इतना बड़ा न चल जाए। हम 2010 का एग्जाम्पल देते हैं ज्ञानेश्वर जी, और हम 2015 का भी एग्जाम्पल देते हैं। नीतीश कुमार का ये विडंबना है और ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार अपना वोट आरजेडी को भी ट्रांसफर करा देते हैं 100%, अपना वोट बीजेपी को भी ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन ना आरजेडी अपना सारा वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफर करा पाती है, ना बीजेपी अपना सारा वोट ट्रांसफर करा पाती है जेडीयू को। ये 2010 में आप देखिए, 2010 में 100 सीटें लड़ी थी बीजेपी और 91 सीटों पर जीती थी, तो उसका स्ट्राइक रेट 91% था। नीतीश कुमार उस समय 143 सीटों पर लड़े थे, 142 सीटों पर लड़े थे, और उनको 116 सीटें आई थी। उनका स्ट्राइक रेट 82% का था, मतलब उस समय भी 9% का स्ट्राइक रेट में फर्क था। तो इसका मतलब ये था कि नीतीश कुमार का वोट तो पूरा चला गया था 100% बीजेपी की तरफ, जो बीजेपी का वोट है वो पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ नहीं आया था। ये 2010 में भी हुआ था, जब नीतीश कुमार अपने पॉपुलैरिटी के चरम पर थे और जब रिकॉर्ड जीत हासिल की थी उन्होंने। फिर आप देखिए 2015 का चुनाव देखिए, दोनों पार्टियां 100 सीट पर लड़ी, 100 सीट आरजेडी, 100 सीट जेडीयू। उसमें 80 सीटें जीती आरजेडी ने और जेडीयू को 71 सीटें मिली। इसका मतलब आरजेडी का स्ट्राइक रेट 80% और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 71%। 9% का फर्क वहां भी स्ट्राइक रेट में आ गया। इसका मतलब आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार का वोट 100% ट्रांसफर हुआ आरजेडी को। बिल्कुल। 2020 का चुनाव तो अलग ही था, चूंकि वहां उस समय नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे थे चिराग पासवान, तो उस औसत में 2020 में औसत नहीं निकलेगा, लेकिन 2010 और 2015 का औसत हमारे सामने है, स्ट्राइक रेट हमारे सामने है कि नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट हमेशा कम रहता है, चाहे वो अलायंस में किसी के साथ रहे। और इसका कारण यही होता है कि अलायंस पार्टनर जानबूझ करके अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराते हैं, या उन चाहे तभी वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कुछ जातियों का, कुछ समूहों का ऐसा रिजर्वेशन है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ या उनके कैंडिडेट्स के साथ या ग्राउंड लेवल पर उनका जो सोशल बेस है उसके साथ, कि वो सारा वोट ट्रांसफर नहीं होता है। ये हम लोगों ने हर चुनाव में देखा है, हमेशा होता है। लोकसभा चुनाव में भी होता है, बेशक एक सीट का अंतर आ जाए, लेकिन अंतर आ जाता है। बिल्कुल। इस बार नहीं हुआ, लेकिन वो अंतर आता रहा है हमेशा। उसके 2010 के बाद की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये स्थिति इस बार भी रहेगी,
अगर जी, दोनों एक 100 सीट लड़ते हैं या जेडीयू 110 सीट 101 लड़ती है, वो 100 लड़ते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर हो। बिल्कुल। बीजेपी और नीतीश कुमार से उनको 2, 4, 5, 10 सीटें ज्यादा है। जी। इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा हो सकता हुँ, है। हुँ, लेकिन उससे बीजेपी बड़ा भाई नहीं बन जाएगी। हुँ। बीजेपी को जो भी सीट आएगी वो नीतीश कुमार के नाम पर आएगी। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको सीटें आएंगी और इस बात बिल्कुल। को वो सब लोग समझ रहे हैं बीजेपी के नेता। और नीतीश कुमार को भी इतनी सीटें इतनी कम नहीं हो जाएंगी कि हुँ, उनके बगैर बीजेपी जाकर के, मतलब उनको छोड़ करके भी बीजेपी बना ले, या हुँ। बीजेपी को भी इतनी सीटें नहीं आएंगी कि वो छोटे-छोटे अलायंस पार्टनर को के साथ तालमेल करके और सरकार बना ले। हाँ, तो अभी चिराग अगला पासवान को कितनी सीटें देंगे? जब 100 और 101 पर ये स्वयं लड़ेंगे, 243 है ही, तो बहुत अधिक सीटें दे देंगे तो आप 25 से 27 दे देंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। हाँ, तो उससे ज़्यादा सीट नहीं दे सकते हैं। अलायंस जी, में जो बटनी है वो 40-41 सीटें ही हैं बाकी 3 पार्टियों बिल्कुल। में। हुँ, 40-41 सीटें बटनी हैं और अगर मान लीजिए मुकेश सहनी भी आ जाते हैं, तब तो बँटवारा और कम हो जाएगा, तब तो 20 सीट से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी चिराग पासवान की पार्टी को। जी, हुँ, फिर बाकी 20 सीटें 3 पार्टियों में बाँटनी होगी। तो चिराग पासवान मतलब आदर्श स्थिति में, आइडियल सिचुएशन में हम लोग माने कि उनकी पार्टी 25 सीट पर चुनाव लड़ती है या 27 सीट पर बिल्कुल। चुनाव लड़ती है, तो हुँ, विधानसभा का चुनाव है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होगा तो आप 20 सीट जीतेंगे। जी। और भारतीय बहुत जनता अच्छा पार्टी, स्ट्राइक रेट होगा तब, देखिए हाँ, 2005 के करीब पहुँचेंगे, बहुत अच्छा रहेगा तब। हाँ, बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट होगा तो 20 सीट आप जीतेंगे। जी, नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में 60-70% का स्ट्राइक रेट रहता है। हुँ। मतलब सामान्य स्थितियों में अगर कोई आंधी रामविलास फिर से चल पासवान पड़े, कैसे चाबी लेकर भागे थे, यह भी याद रखना होगा और हाँ, क्या मिला था, वो यह भी याद रखना और होगा। उसके बाद क्या स्थिति, वो आखिरी चुनाव था ज्ञानेश्वर जी, जी, जब जब एलजेपी कुछ जीती थी और किसी पोजीशन में थी। जी। लेकिन स्ट्रैटेजिक मिस्टेक हुई उस समय कि हम चाबी रखेंगे, किसी का ताला नहीं खोलेंगे। तो हुँ, ये इसके लिए जनता चाबी आपके हाथ में नहीं देती है कि आप ताला लगा करके और उसको फेंक दें पोखरा तालाब में या गायब हो जाए। इसके लिए चाबी नहीं देती है। जनता चाबी देती बिल्कुल। है, कोई ना कोई ताला खोलने के लिए देती है। जी, तो आपको एटलीस्ट ताला खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं किया और उसके अगले ही चुनाव में 9 सीट पर आ गए। जब जी। 2005 का दूसरा चुनाव हुआ तो 9 सीट पर आ गए, फिर आप 4 सीट पर आ गए और उसके बाद 0 सीट पर आ गए। तो बिल्कुल। ये वो आखिरी चुनाव था। हम बार-बार कहते हैं कि 2005 का नवंबर का चुनाव, 10 का चुनाव, 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, लगातार 4 चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी हारी है। चिराग पासवान को इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा जी, कि आगे की राजनीति करें तो इन 4 चुनावों को ध्यान में रख के करें। अपना अगर अपनी प्रासंगिकता बनानी है बिहार की पॉलिटिक्स में, राजनीति को प्रासंगिक बनाए रखना है, पार्टी खड़ी करनी है, तो बहुत सोच समझ के अलायंस का फैसला करना होगा। कोई बिल्कुल। तुनक मिजाजी में या अपने व्हिम्स में आकर के कि एकदम नहीं, हमको 40 सीट नहीं मिलेगी तो हम नहीं अलायंस करेंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इस उनको बहुत अच्छी स्थिति होगी तो 25-27 सीट लड़ेंगे, 18-20 सीटें आएँगी। और बीजेपी बहुत अच्छा करेगी अभी की स्थिति में तो 80 सीटें आ जाएँगी उसको। तो 100 सीट से तो सरकार नहीं बननी है। नहीं, आप और एक उस बड़े गणित की ओर और एक बड़े भविष्यवाणी की ओर बढ़ रहे थे, मैंने बीच में रोक दिया, कि नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं होंगे, मतलब वह देखिए, नंबर 2 की पार्टी तो रहेंगे ही रहेंगे यदि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। लेकिन आरजेडी का आंकड़ा उतना नहीं होगा कि नीतीश कुमार से मिलकर यदि बीजेपी कुछ गड़बड़ भी करती है, तो नीतीश कुमार से मिलकर तेजस्वी यादव सरकार बना ले, जो आज के हाँ, ये हालात हैं। ये 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 2025 में ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जी, क्योंकि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरएलपी आरएलएल और और हम, हम ये सारी पार्टियां अगर एक साथ रहती हैं तो इनका सामाजिक आधार इतना बड़ा है, इनकी सोशल इंजीनियरिंग इतनी पुख्ता है, इतनी मजबूत है कि जी, ये गठबंधन 170-80 सीट के पास जाकर के रुकेगा। 170-80 सीट के पास, जी, हाँ, तो अगर उसके वहां तक पहुंच गए तो फिर बची हुई 60 सीटों में तो बहुत बंटवारा है। बिल्कुल, उस बंटवारे में हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं वो 40 सीट का मान लीजिए अभी दिख रहा है। जी, तो अगर 70 सीटें 60 सीट से नीतीश कुमार को आए और 40 आरजेडी को आए तो फिर मुश्किल है सरकार बनाने में, हुँ, मुश्किल हो जाएगी। पिछली बार का जो समीकरण था कि 43 नीतीश कुमार और 75-74 आरजेडी थी, तो हुँ, कांग्रेस का भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन हुआ था। उसको सीटें आ गई थी अच्छी खासी, 16 सीटें तो आ गई थी लेफ्ट को। जी। और लेफ्ट की सीटों के साथ-साथ कांग्रेस की सीट थी तो मिलाकर के आप लोग पहुँच गए हाँ, एकदम 2015 एकदम की तुलना में खराब प्रदर्शन था, लेकिन सीटें तो आ ही गई थी, लेकिन सत्ता के करीब पहुँच गए थे। हाँ, आप एकदम एकदम उसके नज़दीक पहुँच गए थे, बहुमत के जी, एकदम आस-पास पहुँचे थे आप। बस मुकेश अब सहनी या जीतन राम मांझी आपके साथ हो जाते, सरकार बन जाती। हाँ, फिर बन जाती वो तो, वो लोग हाँ, आ जाते इधर तो आपकी बन जाती, वो लोग उधर थे तो बिल्कुल। उनकी बन गई। उनके हुँ, पास भी गिन-चुन करके बहुमत पहुँचे थे। जेडीयू, बीजेपी भी 125 पहुँचे थे, 122 बिल्कुल। का आंकड़ा होता है बहुमत का, अब 125 पहुँचे थे।
तो हम्म, ये इस बार थोड़ा स्थिति अलग भिन्न है इस बार। हाँ, ये स्थिति तब हो सकती है जब नीतीश कुमार भी एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करे। जी। उनकी पार्टी भी 100 सीट पर लड़के अगर 80 सीट जीत जाती है, हम्म, तब ये माना जाएगा, तब ये एक संभावना रहेगी कि अगर बीजेपी डिच करती है या बीजेपी कोई दूसरी पॉलिटिक्स करती है तो नीतीश कुमार इधर आ जाए और आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ और लेफ्ट का थोड़ा बहुत जो भी होगा या छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ करके सरकार बना ले। जी। लेकिन ये बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करेगा। हम्म, और उसके लिए जो हम लोगों ने जहां से बात शुरू की थी कि तेजस्वी यादव को बहुत मेहनत करनी है इस बिल्कुल। समीकरण को भेदने के लिए। ये जो चक्रव्यूह ये रचा जाएगा, ये जो सामाजिक समीकरण बनेगा, इस हम्म, सामाजिक समीकरण को तोड़ने के लिए आरजेडी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी। नीतीश कुमार का तो एकदम बना बनाया समीकरण है और इतने दिनों से चला आ रहा है, इतना सीमेंटेड है जेडीयू का, बीजेपी का और लोक जनशक्ति पार्टी का। अभी प्रूव हुआ लोकसभा चुनाव में, तो इनको कुछ अलग से नहीं करना है। इसके बावजूद ये लोग कोऑर्डिनेशन की बैठकें कर रहे हैं चारों तरफ। जी। ये शुरू करने जा रहे हैं, अपना समन्वय तालमेल बनाने का अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिनका अलायंस ऑलरेडी सीमेंटेड है, जिनके अलायंस में कोई दरार नहीं है, जिनका अलायंस पिछले 34-35 साल से चला आ रहा है, बीच के और थोड़े देखिए से ना, दिनों को छोड़ कंफ्यूजन जब बढ़ रहे हैं, नीतीश कुमार कितने कॉशस हैं कि जब उन्हें लगने लगा कि भाई मेरे रहते जेडीयू के भीतर नंबर 2 की पोजीशनिंग होने लगी है, तो उन्होंने मनीष वर्मा के कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष से रुकवा दिया। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, हम ही हैं। हाँ, तो ये ज़रूरी था कि उनके लिए कि अनुसर जी ये मैसेज जी। देना, क्योंकि हुँ, इससे ये मैसेज स्ट्रांगली जा रहा था नीचे तक कि नीतीश कुमार सचमुच अब सेहत में उनकी ठीक नहीं है, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में नहीं है, बेस्ट ऑफ द माइंड में नहीं है और जी। इसीलिए अब उनका उत्तराधिकारी तैयार किया जा रहा है। तो हुँ, इसका असर चुनाव पर पड़ सकता था। सर्वोच्च नेता को उसके नीचे कोई कॉम्पिटिशन नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए रोक दिया गया उनको, मतलब उनके उनके घूमने की वजह से ये मैसेज जा रहा था और ये जी। चुनाव के समय इसको भुनाने की कोशिश करती है आरजेडी कि क्या हुँ, मनीष वर्मा सीएम बनेगा। अगर यही सवाल चलने लगता वहां तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, फिर जो नीतीश कुमार का चेहरा होने से जो वैल्यू एडिशन होता वो नहीं होता, वो जो एडिशनल एक एडवांटेज मिलता है नीतीश कुमार के चेहरे का वो नहीं मिलता। जी। तो इसलिए रोक दिया गया। वो तो ठीक है, वो एक अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन है, क्योंकि हुँ, एक ही चेहरे पर फोकस रहना चाहिए जिसको देखिए। आप कभी हम लोग देखे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और चेहरे पर फोकस होता है, ना, दूसरा ना, ना। आसपास तक कोई नहीं होता है। ऐसे ही जी, अभी हम लोगों ने झारखंड में देखा, आसपास तक कोई नहीं होता है। हेमंत सोरेन थे तो हेमंत सोरेन थे, सब कुछ उनके चेहरे पर उनके आसपास हो रहा था। तो ये तो एक ठीक डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन। और जो आपने पहले शुरू में कहा कि नीतीश कुमार अब कई कार्यक्रम कर रहे हैं, ओवर जी, ओवर एक्टिव हो गए हैं, वो जरूरत से बिल्कुल। ज्यादा सक्रियता, अति अत्यधिक सक्रियता सक्रियता। दिखा रहे हैं। लगातार समीक्षा बैठकें और चीजों का, प्रोजेक्ट्स की समीक्षा, उनको इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा, अधिकारियों को निर्देश देना, ये सब कर रहे हैं। तो ये ऑन सब स्पॉट करना जा रहे जरूरी हैं। है। बिल्कुल ऑन स्पॉट जा रहे हैं, भले बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे, हाँ। लेकिन जा रहे हैं, समझ रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। और आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है, यह भी अजीत जी आपको खबर लगी गई होगी कि देखिए आरजेडी के बारे में क्या कहा जाता है कि वहां पंच देवता की पूजा करनी होती है। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। अब देखिए तेज प्रताप यादव जी ने क्या कर दिया कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे ऐलान कर दिया। पहले महुआ से ही विधायक बने थे 2015 में, 2020 में हसनपुर चले गए। 2015 में महुआ से आरजेडी के जीते हुए एमएलए हैं मुकेश रोशन, तेजस्वी यादव के करीबी भी माने जाते हैं। तो अभी वे जीते हुए उनके ही क्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान तेज प्रताप यादव ने कर दिया और आज मुकेश रोशन पटना की सड़कों पर फूट फूट कर रो रहे थे। तो ये तो चल रहा है। हाँ, तो ये बताइए, वो एक तरफ ऐसी तैयारी है, एक तरफ सारा जी। कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ बना बनाया कोऑर्डिनेशन जो है उसको तोड़ने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट परिवार में इतना है, पार्टी के अंदर इतना है। आप उस दिन भी बता रहे थे कि जगदानंद सिंह गायब हो गए, अब वो कहाँ चले गए। अब वो इस समय जब चुनाव का टाइम आ रहा है तो सब खींचतान शुरू हो गई पार्टी के अंदर। जी। और तेज प्रताप जो पंचदेवता आपने कहा उसमें एक है वो, और बिल्कुल। अपने मूड और अपने विम्स एंड फैंसीज के लिए वो भी जाने जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई तो खुद अपनी ये उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और एक जो आरजेडी के विधायक है उनका टिकट काट दिया। उनका टिकट काट दिया उन्होंने। अब अगर नहीं लड़ने दिया जाता है उनको महुआ, तो अलग हाँ, तरह का कलह होगा। बिल्कुल। तो ये अगर उनको कहा जाए कि आप हसनपुर ही लड़िए तो अलग तरह का कलह है, और महुआ जी। आके लड़ेंगे तो अलग तरह का कलह है। पहले एक हुँ, परिवार में होगा, फिर पार्टी में होगा। तो ये चीजें आरजेडी में चलेंगी। अभी आरजेडी में और भी चीजें गड़बड़ होंगी, इस तरह की चीजें बहुत, चूंकि वहां नेता की, भले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को बना दिया,
लेकिन जी, जब तक तेजस्वी यादव जीत करके जो एक बार जिस तरह से होता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जब तक सर्वोच्च कुर्सी पर एक बार नहीं बैठेंगे, तब हुँ, तक अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं होती। बिल्कुल। तो अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने की अभी भी जद्दोजहद चल रही है कि अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो। आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो फिर कोई भी बन सकता है, ये भाव रहता है। हुँ, यही जी, सोच करके अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने मौका मिलते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बिल्कुल। अपनी आंखों के सामने, तो कोई कंफ्यूजन हुँ, नहीं रहा। तो जी, ये यहाँ बिहार में नहीं है। तो आरजेडी के परिवार में कला लालू यादव के परिवार में खींचतान होगी राजनीति की, अपनी एक अलग पावर सेंटर है अपने मीसा भारती का, उनके लोग हैं, उनके नौरत्न हुँ, लोग हैं जो अलग अपनी तरफ से लोगों को वादा कर रहे हैं कि आपको यहाँ से टिकट, वो भी सब टिकट बांट रहे हैं, हर जगह से टिकटें जी, बांटी जा रही है विधानसभा की। तो हुँ, ये एक समस्या होगी। नीतीश कुमार इसलिए एक्टिव हो गए, दोनों कारण है। एक तो नीतीश कुमार को जो फॉर्मूला समझाया, जो आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पंडित लोग लिख रहे हैं वेबसाइट्स वगैरह जी, पर, और ये बता रहे हैं कि अगर बड़ा भाई हो जाएगी बीजेपी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी और चिराग पासवान को लेकर के मुख्यमंत्री बन जाएगी, ये सब मतलब ख्याली पुलाव पकाना है। ये ऐसे बिल्कुल। आप अंधेरे में लाठी चला रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हुँ, लेकिन हो सकता है कि जेडीयू में कई लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि स्ट्राइक रेट तो अच्छा होता ही है बीजेपी का, कहीं वो ज्यादा सीट जीते तो उस समय जिद न करने लगे मुख्यमंत्री बनने की। तो जी, नीतीश कुमार को अपनी सक्रियता दोनों कारणों से दिखानी है। एक तो अपना लीडरशिप दिखाना कि हमारे हमारे नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। क्योंकि हुँ, जब कहा जाएगा, ये भी हमने देखा अभी कि अब सरकार के कार्यक्रमों में हर जगह नीतीश कुमार दिख रहे हैं, विज्ञापनों में हर जगह नीतीश कुमार दिख रहे हैं, चारों तरफ रोज़, नीतीश रोज़, कुमार का रोज़, चेहरा। रोज़, तो रोज़। नीतीश कुमार का ही चेहरा दिखाना है कि उन्हीं के हुँ, चेहरे पर सारी चीजें हो रही हैं, ताकि अगर 1% भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वो शंका न रहे। और दूसरे, बिहार के लोगों को इंश्योर करें, बिहार के लोगों को भरोसा दिलाएं कि हम हैं अभी और हमारे नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं। तो इन दोनों कामों से नीतीश कुमार एक्टिव हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर उनको किसी तरह का सेहत की समस्या थी, तो उसमें भी ये कहा गया होगा कि आप एक्टिव रहिए, घर में बैठने से तो बीमारी और बढ़ती है। तो जी। आप एक्टिव होइए, कामकाज में जुटिए, अब लगिए, चुनाव की तैयारी करिए। तो ये कारण दिख रहे हैं जिनसे लग रहा है कि नीतीश कुमार एक्टिव और हुए हैं। अजीत जी, पिछले 24 घंटे में भाजपा के जितने संभावित चेहरे हैं, दावेदार हैं, भविष्य के नेता और मुख्यमंत्री हैं, उनमें से अधिकांश से मेरी बातचीत हुई है और सभी कह रहे हैं, देखिए, यह नहीं कि भाई सामने से कुछ कहेंगे और पीछे से कुछ कहेंगे। अनौपचारिक बातचीत में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई जवाब नहीं है, नीतीश कुमार ही नेता हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कहीं कोई दुविधा किसी की नहीं है। ये इसका मतलब, अब जो सच्चाई है बिहार की, जी। बीजेपी ने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। हुँ, बीजेपी ने 2020 तक तो प्रयास किया अपने दम पर कि डीस्टेबलाइज कर दें, किसी तरह से कुछ करके हम बना सकते हैं कि नहीं अपना मुख्यमंत्री। हुँ, नीतीश कुमार को अलग करके बना सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनको कमजोर करके बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, अपने अकेले लड़के बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, ये सारे प्रयोग बीजेपी ने कर लिए। बिल्कुल। देखिए, एक प्रयोग 2015 का प्रयोग था जब उसने 5 पार्टियों का गठबंधन बनाया, हुँ, जिसमें जीतन राम मांझी भी थे, ये उपेंद्र कुशवाहा भी भूपेंद्र थे, कुशवाहा भी थे। चिराग पासवान भी थे। एक 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 समीकरण बनाया 5 पार्टियों यादव का, राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कोशिश की उस समय, तो 59 सीटों पर पूरा अलायंस 59 सीटों पर रह गया, बीजेपी 54 सीट बिल्कुल। पर रह गई। फिर हुँ, 2020 में एक दूसरा प्रयोग हुआ, चिराग पासवान को अलग लड़ा करके नीतीश कुमार के खिलाफ कैंडिडेट उतरवा करके कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए। तो उसका हुँ, एक लेवल तक फायदा हुआ कि नीतीश कुमार कमजोर हुए और बीजेपी 78 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई। लेकिन जी, उस समय तो सत्ता हाथ से जाते-जाते बची थी। उस समय तो लग रहा था कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी। तो किसी बिल्कुल। तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ। तो जब हुँ, ये सारे प्रयोग विफल हो गए, तो बीजेपी ने इस रियलिटी को स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार के रहते संभव नहीं। हुँ, फिर नीतीश कुमार के नहीं रहने पर क्या संभव है, जब वो राजनीति से हाशिए पर चले जाएं, तब क्या संभव है कि बीजेपी बना ले? ज्ञानेश्वर बिल्कुल, जी, तब भी संभव नहीं है। क्योंकि नहीं संभव है। नीतीश कुमार अगर हाशिए में जाते हैं, नहीं रहते हुँ, हैं, हुँ, सक्रिय राजनीति में नहीं रहते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव के लिए संभावना बनेगी। तब तेजस्वी यादव के लिए जो संभावना बिहार की बनेगी। राजनीति का सबसे पका हुआ और सबसे अनुभवी चेहरा होगा इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स का, तो वो हुँ, तेजस्वी यादव का होगा। तो अच्छा, हाँ, उसकी काट तभी हो सकती है जब नीतीश कुमार के सद्भाव से पावर ट्रांसफर बीजेपी को हो। पावर बिल्कुल। ट्रांसफर और वोट ट्रांसफर दोनों बीजेपी को। हुँ, तभी बीजेपी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया है और नीतीश कुमार के सामने कंप्लीट, मतलब हम उस दिन भी कह रहे थे कि टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड, जो पूजा करने का सबसे सबसे पहला सिद्धांत है कि बिल्कुल। आपका अनकंडीशनल समर्पण होना चाहिए है हुँ, भगवान के सामने। तो अनकंडीशनल जो सरेंडर है बीजेपी का नीतीश कुमार के सामने, वो इसी के लिए है कि जी, उनका आशीर्वाद भतीजे की तरफ नहीं जाए, उनका बिल्कुल। आशीर्वाद दूसरे भतीजे पर आ जाए, मतलब
सम्राट चौधरी भी उनके भतीजे हैं, बल्कि वो तो जी, पहले से भतीजा उनके साथ काम कर रहे हैं। तो हम्म। आज इन दिनों आप देखिएगा सम्राट चौधरी भी लगातार नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, साथ होते हैं, तो दोनों के बीच सद्भाव भी बहुत नहीं, आज बढ़िया दिल्ली दिखता है। में इतना बड़ा बिहार इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है होटल ताजमान सिंह में, सम्राट हाँ, चौधरी वहां मौजूद है जी। कई मौजूद है। देशों से हाँ, जुड़े हैं। तो बीजेपी ने अब ये समझ लिया है कि नीतीश कुमार ये कितनी अब अगली पारी कितनी लंबी होगी। बिल्कुल। मान लीजिए कि टर्म भी पूरा करेंगे तो 2025-30 तक जाएंगे। अगर 29 में सारे देश में एक साथ चुनाव होता है तो वो 2029 तक रहेंगे। जी, ये उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। वो उस समय एमिकेबल तरीके से, सहज भाव से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर नीतीश कुमार अपना वोट, अपना समर्थन सब ट्रांसफर कर देते हैं बीजेपी को, तो सहज रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जी, जब बन जाएगा एक बार, तब उसको उसके लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप लड़ाई करते हैं, तिकड़म करते हैं, जेडीयू को अलग करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं और तब आरजेडी से लड़ना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं होगा। उसमें संभव फिर नहीं। बीजेपी अपोजिशन बन के रह जाएगी। तो बीजेपी ने इस सच्चाई को समझ लिया है, इसीलिए नीतीश कुमार के सामने कंप्लीट समर्पण है, टोटल सरेंडर है और उनके साथ उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। तो चलिए, बीजेपी ने सच्चाई को समझ लिया है और जो पॉलिटिकल पंडित गणित लगा रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, उसका फलाफल क्या निकलता है, यह भी हमने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।